नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होगे। आज हम जॉन मिल्टन को स्टार्ट करेंगे। जॉन मिल्टन मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, लेकिन मैं शुरुआत से आपको रिवीजन कराऊंगा। जो भी चीजें होंगी वो मैं आपको एमसीक्यू के माध्यम से कराऊंगा ताकि आपको ध्यान रहे। और एमसीक्यू ये नहीं केवल आंसर, एक एमसीक्यू में आपके कई क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम जॉन मिल्टन के एमसीक्यू से। एक फ्रेज यूज करी जाती है जॉन मिल्टन के लिए। मिल्टन वॉज एलिजाबेथन पोएट थे। बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट कहा जाता है इन्हें, रोमांटिक पोएट या क्लासिकल पोएट। कौन सी फ्रेज इन पे सटीक बैठती है? तो इनका सही आंसर है बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट। भाई एलिजाबेथन एज हमें पता है 1558 से लेकर 1603 तक, और इस समय जॉन मिल्टन का जन्म भी नहीं हुआ। लेकिन जब जॉन मिल्टन ने लिखा तो जिस तरह से लिखा वो स्टाइल वैसे ही था जैसे कि एलिजाबेथन एज में था। तो इस वजह से इन्हें कहा गया बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट। एलिजाबेथन एज में जो स्टाइल था वो कैसा था? हमें पता है कि उस समय इमेजिनेशन या कह सकते हैं कि जो थीम थी वो काफी लॉफ्टी थी। शेक्सपियर के प्लेस को अगर हम पढ़ें तो काफी सारे प्लेस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, राजा महाराजाओं के ऊपर है। किंग लियर, राजा महाराजाओं के ऊपर हैमलेट। उसी तरह से जॉन मिल्टन का जो सब्जेक्ट थे वो भी काफी लॉफ्टी थे। इसके अलावा एलिजाबेथन एज में स्पेंसर ने एक एपिक पोम लिखी थी, फेरी क्वीन। उसी तरह से जॉन मिल्टन ने एक एपिक पोम लिखी थी, पैराडाइज लॉस्ट। तो हम कह सकते हैं जॉन मिल्टन वॉज एन लेट एलिजाबेथन पोएट, बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट, जो अपने टाइम के बाद में, काफी समय बाद में उन्होंने एलिजाबेथन एज के स्टाइल में लिखा था। जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न, सीधे सीधे फैक्ट वाला आंसर है। इसमें क्या होगा बताओ? इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1608। यहां पे ध्यान रखना 9 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था और डेथ हुई थी उनकी 8 नवंबर 1608 से लेकर 1674। इनका लाइफ स्पैन बैठेगा 65 ईयर्स। ये इनका लाइफ स्पैन है। अगर हम बात करें कहाँ जन्म हुआ था तो लंदन में एक ब्रैड स्ट्रीट है, ब्रैड स्ट्रीट, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इनके फादर का नाम जो है वो सेम वही था। बाहर के देशों में, यूरोप में एक ट्रेडिशन होता है कि जो बाप का नाम होता है वही बेटे का रख दिया जाता है। बस सीनियर और जूनियर होता है। हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन नहीं था। लेकिन जो जयपुर के महाराजा थे जय सिंह, उनके बाद में शुरू हुआ है, जय सिंह फर्स्ट, जय सिंह सेकंड। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, बहुत आसान है। सीनियर जॉन मिल्टन, ये इनके फादर का नाम था जो स्टीविनर क्लर्क थे। इनकी मदर का नाम सैरा जेफरी था। कुल मिलाकर ये तीन भाई बहन थे। बड़ी सिस्टर थी एन, दूसरे नंबर पे जॉन मिल्टन, और तीसरे नंबर पे क्रिस्टोफर। इसको एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। आगे बढ़ते हैं। विच कॉलेज डिड जॉन मिल्टन अटेंड एट कैम्ब्रिज? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने ज्वाइन करा था। तो एक एफिलेटेड कॉलेज था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का। कौन सा कॉलेज उन्होंने ज्वाइन करा था? कौन सा था? ट्रिनिटी, क्राइस्ट, किंग्स या सेंट जॉन? क्राइस्ट कॉलेज ये इन्होंने ज्वाइन करा था। लेकिन इससे पहले जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वो हुई थी सेंट पॉल स्कूल। सेंट पॉल स्कूल, ध्यान रखना, कई शहरों में सेंट पॉल के नाम से आपको स्कूल मिल जाएंगे, मिशनरी स्कूल। सेंट पॉल स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा इनकी हुई थी, जहां पे इनकी फ्रेंडशिप हुई थी चार्ल्स डियोडेटी। ये नाम ध्यान रखना क्योंकि चार्ल्स डियोडेटी की डेथ के बाद में इन्होंने उसकी याद में एक एलिजी लिखी थी। ये इनके एक बेस्ट फ्रेंड थे इस स्कूल में। इसके बाद में इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एफिलेटेड कॉलेज था क्राइस्ट कॉलेज, इसको ज्वाइन करा। यहाँ पे इनका झगड़ा जो इनके ट्यूटर थे उनसे हो गया, जिस वजह से इन्हें क्राइस्ट कॉलेज से निकाल दिया गया। बाद में दूसरे ट्यूटर इन्हें जो था दिए गए। क्राइस्ट कॉलेज में इन्हें एक नाम से चढ़ाया जाता था क्योंकि इनके बाल काफी बड़े थे, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। इनको बुलाया जाता था लेडी ऑफ द क्राइस्ट, और वो इस वजह से क्योंकि इनके बाल काफी बड़े थे, तो ऐसा लगता था जैसे लेडी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एमसीक्यू, व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग द पोम? एक पोम है, इसके बारे में क्या सही है? ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फाइंट डाइंग ऑफ अ कफ, मृत्यु पर, एक छोटे बच्चे की मृत्यु पर जिसकी डेथ कफ की वजह से हुई है, ठंड की वजह से हुई है, खांसी जुकाम की वजह से। एक पोम लिखी गई थी इसके ऊपर। ये एक ओकेजनल पोम है। क्या सही है? मिल्टन ने क्रिटिसाइज करा था राइटर को, मिल्टन ने लिखी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, या ये एनोनिमस पोम है? इसका सीधा आंसर है ये एक ओकेजनल पोम थी जो कि जॉन मिल्टन ने लिखी थी। इस पोम के द्वारा जॉन मिल्टन ने उस समय की जो परिस्थिति थी, एक तरह से जो गरीबी थी, उसके ऊपर कटाक्ष करा था।
अगर मिल्टन की बात करें तो मिल्टन ने लैटिन, इटालियन, इंग्लिश इन तीनों लैंग्वेजेस में लिखी थी। कई एक सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान था इन्हें, पुरानी जितनी लैंग्वेजेस थी जैसे लैटिन है, हिब्रू है, ग्रीक है, इनका पता था इन्हें ज्ञान। इसके अलावा जो मेन इन्होंने लिखा वो लैटिन, इटालियन और इंग्लिश में लिखा है। अगर जॉन मिल्टन की बात करें तो इनकी ओकेजनल पॉम थी, अभी जैसे बताया, ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट डाइंग ऑफ अ कफ। इसको बस थोड़ा बहुत ध्यान रखो, क्योंकि जो ये डेट वगैरह है ये कभी नहीं पूछी जाती। बीए इन्होंने करा था 1629 में, और इसके बाद में एमए करा था 1632 में। सॉरी स्टूडेंट्स, बीच में जरा खांसी आ गई थी तो इस वजह से रुका भी था मैं। विच फ्रेंड ऑफ मिल्टन्स इंस्पायर्ड द पोम लिसिडस। ये पोम मैंने पढ़ाई हुई है, इसको मैं एक बार और रिवाइज कराऊंगा। लिसिडस पोम लिखी थी, बहुत अच्छी पोम है जिसको बाद में काफी क्रिटिसाइज भी करा गया। किस फ्रेंड की डेथ ने मिल्टन की पोम को इंस्पायर करा था लिसिडस को? एडवर्ड किंग, जॉन डन, एंड्रू मार्वल, बेन जॉनसन। देखो सीधा सीधा इसका आंसर है, और इसका आंसर क्या है? एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग इनके साथ में पढ़ा करते थे कैम्ब्रिज स्कूल में, कैम्ब्रिज कॉलेज में, जो इनका क्राइस्ट कॉलेज था वहां पे पढ़ा करते थे। और एडवर्ड किंग जो थे वो खुद भी पोएट थे। उनकी डेथ पर इन्होंने पोम लिखी थी लिसिडस। आगे बढ़ते हैं। मिल्टन को अगर बात करें तो जितनी पुरानी लैंग्वेज थी, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, इसकी लैंग्वेज थी। इसके अलावा यूरोप की जो मेन लैंग्वेज थी उस समय फ्रेंच लैंग्वेज बहुत बोली जाती, इसका बोलबाला था। फ्रेंच लैंग्वेज का इन्हें ज्ञान था, इटालियन लैंग्वेज का ज्ञान था, स्पेनिश लैंग्वेज का इनका ज्ञान था। इसके अलावा जो ओल्ड इंग्लिश थी और डच, इसका भी इन्हें ज्ञान था। आगे बढ़ते हैं। अगर आप बात करें जॉन मिल्टन ने जो लिखा शुरुआत में, ये शुरुआत में क्या क्या लिखा वो मायने नहीं रखता, क्या क्या चीज थी बस ये देखो। एन ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये इन्होंने पॉम लिखी। ऑन शेक्सपियर, ये लिखी थी, ये मैं आपको कराऊंगा। और बाद में एल एलिग्रो और इल पेंसेरोसो, ये मैंने पढ़ाई हुई है। एल एलिग्रो, इल पेंसेरोसो, इनका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर बात करें, जॉन मिल्टन ने एक पॉम लिखी थी ऑन शेक्सपियर, ये लिखी थी 1630 में, कराई हुई है मैंने, 1630 में लिखी। लेकिन ये पब्लिश हुई थी 1632 में। 1632 में शेक्सपियर के जो प्लेस था उनका सेकंड फॉलियो आया था। उस सेकंड फॉलियो में इनकी पॉम, जॉन मिल्टन की पॉम पब्लिश हुई थी। और ये पहली इंग्लिश पॉम थी जो पब्लिश हुई थी, इससे पहले लैटिन पॉम पब्लिश हुई थी, तो पहली इंग्लिश पॉम थी जो शेक्सपियर के सेकंड फॉलियो में यह पब्लिश हुई थी। 1638 की बात करते हैं अब। जॉन मिल्टन ने टूर करा था फ्रांस और इटली का, और यहां पर इनकी मुलाकात जो समय के एस्ट्रोनॉमर थे गैलीलियो से हुई थी। गैलीलियो का बाद में जिक्र इन्होंने, एक एस्से था एरियोपेजेटिका, इसके बारे में एमसीक्यू भी होगा, इसमें जिक्र करा था। मिल्टन के जो चाइल्डहुड फ्रेंड थे, भाई चाइल्डहुड फ्रेंड कौन से थे? जो इनके स्कूल में पढ़ा करते थे, सेंट पॉल स्कूल में पढ़ते थे। सेंट पॉल स्कूल में इनकी फ्रेंडशिप हुई थी चार्ल्स डियोडेटी से। चार्ल्स डियोडेटी की डेथ हो गई, और उनकी डेथ पर इन्होंने लैटिन में पोम लिखी थी एपिटैफियम डेमोनिस। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एपिटैफियम डेमोनिस अपने फ्रेंड चार्ल्स डियोडेटी की डेथ पे लिखी थी 1641 में। इन्होंने लिखा था ऑफ रिफॉर्मेशन, देखो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफ रिफॉर्मेशन। अगर हम बात करें जॉन मिल्टन की, जॉन मिल्टन जो थे वो समर्थक थे कि जो एक तरह से चर्च में या कहे रिलीजन में जो खराबी आई है उसे दूर करा जाना चाहिए। तो उन्होंने एक जो था एक लिखा था ऑफ रिफॉर्मेशन, एक ऐसे लिखा था जिसमें बात करी थी कि जो कमियां हैं वो खत्म करी जानी चाहिए रिलीजन में। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चाहे एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मिल्टन्स वर्क एरियोपेजेटिका प्राइमरली अबाउट? अभी बताया था एरियोपेजेटिका। एरियोपेजेटिका के बारे में क्या है? सही, पोएट्री है, थियोलॉजी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोजिशन टू सेंसरशिप और पॉलिटिक्स। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस वर्क में उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करी है एंड अपोजिशन टू सेंसरशिप। जो सेंसरशिप करी जाती है, जो आर्टिकल होते थे उन्हें सेंसर कराया जाता था, उसके खिलाफ इन्होंने बात करी कि भाई सेंसर नहीं करा जाना चाहिए। जो आर्टिकल जो भी छप रहा है वो लोगों तक तो पहुंचना चाहिए, क्योंकि लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और वो जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो इस एरियोपेजेटे की खासियत क्या थी?
उस समय इस तरह का वर्क बहुत ही कम लिखे गए थे। भाई आज तो हम जानते हैं सेंसरशिप के खिलाफ बहुत कुछ लिखा जाता है कि जो चीज़ है उसको सेंसर नहीं कराया जाना चाहिए, लेकिन उस जमाने के हिसाब से बहुत ही कम आर्टिकल थे जो इस सब्जेक्ट पे लिखे गए। तो उन्होंने बात करी थी कि सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। ये जो एरियोपेजिटिका थी, इसमें जो जिक्र था वो गैलीलियो का भी था। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन विच ट्रीटाइज डिड मिल्टन एक्सप्रेस हिज सपोर्ट फॉर पॉलीगैमी। पॉलीगैमी होता है जिसमें कई शादियों की बात होती है कि एक आदमी एक से ज्यादा शादी कर सकता है। तो कौन से वर्क में उन्होंने बात करी है? ऑफ रिफॉर्मेशन, भाई रिफॉर्मेशन तो नहीं होगा। डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना लिसिडस, लिडसिडस जो है वो उनके फ्रेंड की डेथ, एडवर्ड किंग की डेथ पर थी। पैराडाइज लिगेंड ये नहीं है। तो सीधे सीधे हम अगर देखें तो यहाँ पे जो है आंसर है वो है बी, डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टाइना। तो यहाँ पे मिल्टन ने एक वर्क लिखा था डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टाइना, जिसमें बात करते हैं कि पॉलीगेमी की इजाजत होनी चाहिए। वो उस जमाने के हिसाब से उन्होंने एक तरह से कहा था, क्योंकि लड़ाइयाँ होती रहती तो उन्होंने उसको सपोर्ट करा था। इसके अलावा उन्होंने एक ऐसे लिखा था ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में बदलाव होने चाहिए, अच्छे बदलाव होने चाहिए। और इस तरह से उन्होंने उस समय जो एजुकेशन सिस्टम की कमियां थी उस पर बात करी थी। इसके अलावा पॉलीगेमी तो पता ही होगा, नाउन है जब एक व्यक्ति के कई सारे वाइफ या हस्बैंड होते हैं उसे हम पॉलीगेमी कहते हैं। एरियोपेजिटिका, भाई इसका पूरा नाम था अ स्पीच ऑफ जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लिश इंग्लैंड, 1644 में पब्लिश हुई थी। इस चीज को जरूर ध्यान रखना, ये मैं बता चुका हूँ। और इस वर्क में उन्होंने सेंसरशिप के खिलाफ, जो आर्टिकल पब्लिश होता है उन्हें सेंसर नहीं करा जाना चाहिए, उसके खिलाफ उन्होंने बात करी थी कि लोगों को पढ़ने देना चाहिए। और इस आर्टिकल में एरियोपेजिटिका में गैलीलियो जो उस जमाने के एस्ट्रोनॉमर थे बहुत फेमस, उनका भी जिक्र है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी चीज इसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जॉन मिल्टन मैरिड 3 times, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन वॉज नॉट वन ऑफ हिज वाइफ्स। जॉन मिल्टन ने 3 बार शादी करी थी। बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कभी ना हार मानने वाले व्यक्ति थे। एक वाइफ की डेथ हो गई, दूसरी शादी कर ली, दूसरी की भी डेथ हो गई, तीसरी भी शादी कर ली। तो कभी ना हार मानने वाले व्यक्ति थे एक तरह से कहा जाए तो। खैर अपनी जगह रहा। इनके जो था 3 शादियां हुई थी, जिसमें से एक इनकी वाइफ नहीं है। मैरी, कैथरीन, एलिजाबेथन, एन, कौन इनकी वाइफ नहीं है? एक सिंपल से चीज है, ध्यान रखना, मेक, इसमें ए हटा दो। तो मैरी इनकी वाइफ है, कैथरीन वाइफ है और एलिजाबेथ ये इनकी वाइफ है। तो मैरी, एलिजाबेथ, कैथरीन और एलिजाबेथ ये इनकी वाइफ है। तो यहां पे मैरी पॉवल, इनसे शादी हुई थी 1642 में और 1652 में इनकी डेथ हो गई। पहली और दूसरी शादी में जो है 4 साल का गैप था, 4 years का गैप था। अच्छा, तीसरी शादी में जो था वो 5 साल का गैप था। दूसरी शादी हुई थी कैथरीन से 1656 में, 4 साल का गैप था और इनकी डेथ हो गई थी 1658 में। तीसरी शादी जो थी एलिजाबेथन मिंसल, ठीक है, 5 साल का गैप था 1658 और 1663। ये बाद तक जिंदा रही क्योंकि उम्र में बहुत छोटी थी। इनके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूं, बस एक बार देख लो इसे। थोड़ा इनके बारे में पता होना चाहिए, कोई पूछा भी क्या एग्जाम में। अगर बात करें, मैरी पॉवल से शादी हुई थी 1642 में, जिससे इनके 3 बच्चे थे। 1652 में डेथ हुई थी। कुल मिलाकर 4 बच्चे थे इनके। सेकंड वाइफ से शादी हुई थी कैथरीन वुडकॉक से 1656 में, 4 साल बाद हुई थी। और इनकी डेथ 2 साल बाद ही हो गई थी 1658 में। सेकंड वाइफ की जब डेथ हुई तो उनकी याद में इन्होंने एक शोक गीत सोनेट लिखा था, दुख भरा, ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ। इसको ध्यान रखिएगा, ये सेकंड वाइफ कैथरीन की डेथ पे लिखा था उन्होंने। बाद में 5 साल का गैप हुआ, 1658 के बाद में 5 साल का गैप लिया। 1663 में इन्होंने शादी करी थी एलिजाबेथ मिंस्टल से। ये इनसे 31 years छोटी थी और बाद में इनकी जॉन मिल्टन की डेथ के बाद तक ये जिंदा रही थी। एक बार देख लो इसका, क्योंकि इनकी शादी के बारे में कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। विच कॉज डिड जॉन मिल्टन चैंपियन ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर। कौन सी चीज को मिल्टन ने सपोर्ट करा था, चैंपियन करा था इंग्लिश सिविल वॉर के दौरान?
मोनार्की, प्यूरिटन्स एंड ओलिवर क्रॉमवेल, चर्च ऑफ इंग्लैंड, द कैवेलियर्स। भाई जॉन मिल्टन की जो लाइफ थी वो विवादास्पद रही थी, और इस वजह से एक बार वो फांसी उनको लग भी जाती, वो अंधे थे इस वजह से बच गए। अगर बात करें तो इसका सीधा सीधा उन्होंने जो था सपोर्ट करा था वो किंग के खिलाफ प्यूरिटन्स को करा था। बात करते हैं प्यूरिटन्स। ऐसा था, इंग्लैंड में सिविल वॉर स्टार्ट हुई, चार्ल्स फर्स्ट जो थे वो एक अच्छे राजा थे नहीं, और वो एक तरह से जो कैथोलिक था उनको सपोर्ट करते थे। कैथोलिक के खिलाफ में एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी यूरोपियन वर्ल्ड में, क्रिश्चियनिटी में, जिनको कहा गया प्रोटेस्टेंट। ये रिलीजन में रिफॉर्म की बात करते थे कि जो चर्च है और खासकर जो पोप है वो करप्ट हो चुके हैं, उसके खिलाफ थे ये। तो प्रोटेस्टेंट जो थे, उनके जो मानने वाले थे, उनकी संख्या बढ़ती आ रही थी इंग्लैंड में, पूरे यूरोप में। और जब एक दूसरा वर्ग ताकतवर होता है तो क्लैश होते हैं। तो राजा चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ में एक पूरी सब जो था एक तरह से प्रोटेस्टेंट आ गए, और प्रोटेस्टेंट को जो लीड कर रहा था वो था क्रॉमवेल। तो जो चार्ल्स फर्स्ट को जब फांसी की सजा हुई तो उसके बाद का जो टाइम था उसे कहा गया था कॉमनवेल्थ पीरियड। ओलिवर क्रॉमवेल इनका लीडर था, तो इन्होंने सपोर्ट करा था प्यूरिटन्स को। और ओलिवर क्रॉमवेल, जो ये प्यूरिटन्स थे, ये कहें तो एक तरीके से सुधारवादी लोग थे। सुधारवादी का मतलब ये हो गया चर्च में सुधारवादी लोग थे, चर्च की जो एक तरह से आडंबर थे उनके खिलाफ में थे। और ये इतने ज्यादा सुधारवादी थे कि इन्होंने थिएटर पर भी पाबंदी लगा दी। तो इस वजह से प्यूरिटन्स को बाद में क्रिटिसाइज भी करा गया, इनके खिलाफ कोई जा नहीं सकता था, तो काफी जो था विवादास्पद पीरियड रहा था। तो ओलिवर क्रॉमवेल को इन्होंने सपोर्ट करा था। अब बात करते हैं, इंग्लैंड में सिविल वॉर हुई थी, तो प्यूरिटन्स और ओलिवर क्रॉमवेल को इन्होंने सपोर्ट करा था। इन्होंने एक लिखा था द टेन्यूर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट। इसमें बात करते हैं कि किंग और मैजिस्ट्रेट जो होते हैं उनका भी अपना एक कार्यकाल होना चाहिए और बदलने चाहिए। तो ये बात करते थे कुछ सुधारों की। मिल्टन ने जब ओलिवर क्रॉमवेल, ये प्रोटेस्टेंट जब गवर्नमेंट थी, कॉमनवेल्थ पीरियड कहा गया, जब ओलिवर क्रॉमवेल लीडर था तो उसे कॉमनवेल्थ पीरियड कहा गया। उस समय इन्हें पद दिया गया था खास, ये सेक्रेटरी के तौर पे उन्होंने वर्क करा था। और ये फॉरेन लैंग्वेजेस, इन्हें लैंग्वेज बहुत सारी आती थी। तो बाहर से ऐसा होता था, जैसे मान लो स्पेन है, स्पेन में कॉमनवेल्थ पीरियड जो ओलिवर क्रॉमवेल है उसको क्रिटिसाइज करा जा रहा है। अब उसका आंसर कौन देगा? अब स्पेन में बोली जाती है स्पेनिश लैंग्वेज, तो उसका लेटर आया स्पेनिश लैंग्वेज में, तो उसके लेटर का जवाब जो थे वो जॉन मिल्टन दिया करते थे। तो जो फॉरेन लैंग्वेज जो डिपार्टमेंट था जिसमें आरोप लगाए जाते थे, ओलिवर क्रॉमवेल जो प्यूरिटन गवर्नमेंट थी उसके आरोप लगाए, उस पर आरोप लगाए जाते थे, तो उन आरोपों का ये जवाब देते थे। तो सेक्रेटरी थे क्रॉमवेल की गवर्नमेंट में, और इन्होंने कार्य करा था एज एन अपोलॉजिस्ट। ये अपोलॉजिस्ट उनके जो सवाल थे उनका जवाब देते थे कि ये जो गवर्नमेंट है, कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट, ये अच्छी है और लोगों के लिए कार्य कर रही है, इस तरीके का इन्होंने सपोर्ट करा था। अब बात करते हैं मिल्टन। 1652 में मिल्टन पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए। 1652 का ध्यान रखना, 1652 का टाइम वो था जब इन्होंने फर्स्ट जो है मैरिज, इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, मैरी, MKE, मैरी की डेथ जो था 1652 में डेथ हुई, और 1652 में अंधे भी हुए। जब ये अंधे हो गए तो लिखते कैसे? तो इन्होंने क्या काम करा है, जो एक व्यक्ति बैठा रहता था, इनकी डॉटर भी होती थी, कई बार दूसरे व्यक्ति बैठे रहते थे, ये बोलते थे, याददाश्त इनकी अच्छी थी, बोलते थे, और दूसरा व्यक्ति नोट करता था। जो व्यक्ति नोट करता है उसे क्या कहते हैं? अमेनुएंसिस। तो कई एक सारे अमेनुएंसिस ने वर्क करा, जिसमें से एक फेमस थे एंड्रयू मार्वल, जो बहुत ही फेमस पोएट भी रहे। एमेनुएंसिस की सहायता से इन्होंने काफी सारे वर्क लिखे। इनका जो एक सोनेट था जो उस समय उन्होंने लिखा अंधे होने पे, वो था व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट। पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, मैंने पढ़ाया हुआ है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसको बाद में दूसरा नाम रखा गया। अगर बात करें एमेनुएंसिस, एमेनुएंसिस बताया, मान लो मेरी हैंड राइटिंग खराब है और मुझे किसी से लिखवानी है, अब तो सब कंप्यूटर वगैरह हो गए, मुझे कुछ लिखवाना, हैंड राइटिंग खराब है या मैं हाथ में दिक्कत है, तो मैं कहूंगा किसी व्यक्ति से भाई तुम लिखो मेरी तरफ से। अब जो लिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ वो लिख रहा है, जो लिखने वाला व्यक्ति वो क्या होगा? अमेनुएंसिस होगा। तो ओलिव एंड्रू मार्वल ने अमेनुएंसिस के तौर पे वर्क करा था। आगे, क्रोमवेल की डेथ हुई 1658 में। अब जब क्रोमवेल की डेथ हो गई तो इंग्लैंड में उस समय बड़ा अजीब सी सिचुएशन आ गई, क्योंकि ओलिवर क्रोमवेल जो था वो एक तरीके से कंट्रोल करे हुआ था इंग्लैंड को। चार्ल्स फर्स्ट राजा को मार दिया गया था, उसके बाद में जो था कॉमनवेल्थ पीरियड आया, कॉमनवेल्थ पीरियड को लीड कर रहा था ओलिवर क्रोमवेल। अब कोई लीडर नहीं बचा, इसके बेटे को बनाया गया, वो भी नहीं संभाल पाए इंग्लैंड को। तो चार्ल्स सेकंड
जो फ्रांस भाग गए थे उन्हें वापस लाया गया और 1660 में उन्हें राजा बना दिया गया। अब जैसे चार्ल्स सेकंड राजा बने तो उन्होंने देखा कि भाई कौन कौन लोग थे जो ओलिवर क्रॉमवेल जो प्यूरिटन्स थे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब उनकी जब लिस्ट निकाली गई तो उसमें नाम जो था वो जॉन मिल्टन का भी था, क्योंकि जॉन मिल्टन ने सेक्रेटरी के तौर पर वर्क कर रहा था, वो सपोर्ट करते थे जो प्यूरिटन गवर्नमेंट थी। जॉन मिल्टन को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर आरोप लगाए गए। अब जो जॉन मिल्टन के जानने वाले दोस्त थे उन्होंने अपील करी राजा से कि भाई अंधा व्यक्ति अब क्या करेगा, भाई अगर आंखें होती तो नुकसान भी करेगा, अब तो ये अंधे हो चुके हैं, दूसरों पर डिपेंड है, तो कोई फायदा नहीं इन्हें फांसी देने। तो इस वजह से अंधे होने की वजह से ये बच गए थे, तो इनको बाद में क्षमादान दे दिया गया था। बाद में इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी 1667 में, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। पैराडाइज रिगेन्ड 1671 में, और सैमसन अगेंस्टीज भी 1671 में इन्होंने लिखी थी। ये सब मैं कराऊंगा आपको। नेक्स्ट है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डिड मिल्टन इंक्लूड इन द सेकंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट का एक सेकंड एडिशन आया था, उसमें इन्होंने एक्सप्लेनेशन जोड़ दिया था। उस एक्सप्लेनेशन में जो कुछ चीजें थी कि ये ऐसा क्यों हुआ है, उनके जवाब दिए थे। तो व्हाट एक्सप्लेनेशन, कौन सा एक्सप्लेनेशन इसमें इन्होंने जोड़ा था? द रीजन फॉर इट्स रिलीजियस थीम्स, जो इन्होंने रिलीजियस थीम्स ली थी पैराडाइज लॉस्ट में, उसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था। बी, वाई द पोम राइम्स नॉट, पोम क्यों नहीं राइम करती, ये इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था। सी, डेडिकेशन टू एंड्रू मार्वल, इसका दिया था। या मोनार्की के जो क्रिटिक करा था, क्रिटिसाइज करा था, उसका। इसका सही आंसर है वाई द पोम राइम्स नॉट, ये इन्होंने कारण दिया था, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया था। पैराडाइज लॉस्ट का जो था 1667 में आया था फर्स्ट एडिशन, और सेकंड एडिशन आया था 1674 में। इसमें जो एक्सप्लेनेशन जोड़ा था वो था वाई द पॉम्स राइम्स नॉट। भाई हमें पता है ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई थी और ब्लैंक वर्ड्स में राइमिंग स्कीम नहीं होती, तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि पॉम क्यों नहीं राइम करती है, तो उसका कारण दिया था, उन्होंने डिफेंड करा था ब्लैंक वर्ड्स को। और इसी एक्सप्लेनेशन में जो मार्वल थे, एंड्रू मार्वल, जिन्होंने एमेनुएंसिस के तौर पर वर्क करा था, उनके भी कुछ नोट्स थे, उनकी भी कुछ टिप्पणियां थी जिसमें उन्होंने जॉन मिल्टन की तरफ से बात करी थी। तो एंड्रू मार्वल का भी नोट था इसमें, इसको ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे इसका। फिर आगे बढ़ते हैं। मिल्टन ने इसके अलावा जो था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन लिखी थी, कोई डेट वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकम्प्लीट थी ये। इसके अलावा लास्ट है ये, जॉन मिल्टन की डेथ माना जाता है या तो गठिया की वजह से हुई, या फिर इनको जो था किडनी में दिक्कत आ गई थी। ये भी नहीं पूछा है किस वजह से डेथ हुई थी, क्योंकि बुढ़ापे में थे, बुढ़ापे में दिक्कत होने ही लगती है। डेथ उनकी 1674 8 नवंबर को हुई थी। तो आज हमने पूरी बायोग्राफी एमसीक्यू के माध्यम से करे। अब आगे के वर्क्स हम इनके स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में।